बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में है। टॉपिक नंबर 15.5 है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है। द फिनोमेना इन विच बाई चेंजिंग द करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन अनदर कॉइल इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। वो अमल, वो प्रोसेस जिसमें एक कॉइल के अंदर करंट को चेंज करने से दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाए, उसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये दो कॉइल्स आप देख रहे हैं, ये एक प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल के साथ हमने एक स्विच अटैच किया है, बैटरी अटैच की है और रियोस्टेट अटैच किया है। और ये जो सेकेंडरी कॉइल है, इसके साथ जस्ट हमने एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया है। इन दोनों कॉइल्स को हमने एक आयरन कोर के ऊपर लपेटा है, क्योंकि आयरन की ये खासियत है कि अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो ये ख़ुद भी टेम्परेरी तौर पे मैग्नेट बन जाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि आयरन मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कोर मटेरियल जो है ये सारा इधर भी आयरन का है, इधर भी आयरन का है, ताकि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, गौर से सुने। वो अमल जिस अमल में किसी एक कॉइल में करंट के चेंज करने से दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाए, उसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अब इसमें ये जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर जो है हमने रियोस्टेट लगाया है। रियोस्टेट होता है वेरिएबल रेजिस्टर। अगर इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को, ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, आप अगर इसको इस तरफ लेकर जाएं तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस तरफ मूव करवाने पर ये वायर जो यूज़ हो रही है, यहाँ पर इसकी लेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। पहले अभी इतनी लेंथ यूज़ हो रही है, जैसे ही आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इधर लेकर जाएंगे तो यूज़ होने वाली वायर की लेंथ बढ़ेगी। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, या रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा। तो ये आईपी करंट कम हो जाएगा। तो आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इधर लेके जाएंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, करंट कम। आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इधर लेके जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम और करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो इट मीन्स कि आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करवा कर इधर उधर इस करंट को वेरी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आई करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके साथ ये जो पी लिखा है, पी प्राइमरी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्राइमरी कॉइल के अंदर जो फ्लो करने वाला करंट है उसको हम आई पी कह रहे हैं। अब करंट की डायरेक्शन इस तरह है, अगर आप इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो कॉइल को पकड़ेंगे इस तरह और फिंगर्स को कर्ल करेंगे इस डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप देखें ये करंट इस तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। तो फिंगर्स को इस तरह, राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह कर्ल करना है। आपने पढ़ा था, होल्ड द सोलेनॉइड इन योर राइट हैंड विद कर्लिंग फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इरेक्ट थंब विल पॉइंट आउट द नॉर्थ पोल ऑफ द सोलेनॉइड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर इस सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड ही है, ये कॉइल ही है, इस कॉइल का इस साइड पे जो एंड बन रहा है उसको हम नॉर्थ पोल कह रहे हैं और यहाँ पर साउथ पोल कह रहे हैं। तो जैसे जैसे ये आई चेंज करेंगे तो बी भी चेंज होगा। बी क्यों चेंज होगा? क्योंकि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं वो ये था, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो जब आप आई चेंज करेंगे, ये आई चेंज करेंगे इधर रेजिस्टेंस के कम ज़्यादा करने पे, तो इधर बी भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो ये जो गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इस कॉइल में से गुजर रही हैं, प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी में से भी गुजर रही हैं। तो जब आई चेंज होगा तो बी भी चेंज होगा। बी चेंज होगा तो इसका मतलब कि गुजरने वाली लाइनों की तादाद भी क्या होगी? चेंज होगी। तो जब इस कॉइल के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल के अंदर अपना एक करंट पैदा हो जाएगा और एक अपनी ईएमएफ पैदा हो जाएगी। तो अब इसको हमने ये लिखा है कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो पैदा होने वाली ईएमएफ है उसको लिख रहे हैं ई एस इक्वल्स टू माइनस एन एस डेल फाई एस ओवर डेल टी। एन एस इस कॉइल के अंदर सारी टर्न्स की तादाद है, डेल फाई एस ओवर डेल टी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है थ्रू ईच टर्न। हर टर्न में से चेंज होने वाले फ्लक्स की वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल फाई एस ओवर डेल टी। तो हमने कहा वेयर एन एस इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। ये एन एस जो है इस सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स यानी चक्करों की तादाद है। तार ऐसे लपेटी हुई है, उसमें कितने चक्कर लिए हुए हैं
उन टर्न्स की तादाद को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम उसको NS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट फ्लक्स पासिंग थ्रू वन लूप ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज phi-s। एक लूप में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसको हम फर्ज कर लें क्या है? phi-s। दो लूप्स में, लूप मीन एक टर्न को कहा जा रहा है, दो लूप्स में गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा उसको लिखेंगे 2 phi-s, तीन लूप्स में 3 phi-s। इसमें टोटल लूप्स की तादाद या टर्न्स की तादाद कितनी? NS। तो NS टर्न्स में से टोटल फ्लक्स कितना होगा? NS phi-s। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक टर्न में से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू phi-s, दो में 2 phi-s, तीन टर्न्स में से 3 phi-s, NS टर्न्स में से टोटल फ्लक्स कितना गुजरेगा? NS phi-s। तो हमने लिख दिया। फिर हमने ये कहा कि इस फॉर्मूले को, अच्छा यहाँ पर ये तो हमने लिख दिया, इस फॉर्मूले को हम चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं नेगेटिव और यहाँ पर डेल ओवर डेल टी, और इधर हम ब्रैकेट्स के अंदर ये लिख सकते हैं, ये NS को और phi-s को इकट्ठा करके लिख दें, क्योंकि NS जो है वो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसको अगर आप इधर लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। NS और phi-s वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह लेते हैं। अच्छा, उसके साथ फिर हमने ये कहा कि ये जो फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स आ गया सारी टर्म्स में से, ये टोटल फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, क्योंकि जितना करंट प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा पास करेगा, सेकेंडरी कॉइल में गुजरने वाला फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद उतनी ज़्यादा होगी। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि B बराबर होता है म्यू नॉट NI के। जितना इस प्राइमरी कॉइल में I ज़्यादा पास करेगा, I ज़्यादा तो B ज़्यादा, B ज़्यादा होगा तो इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद भी ज़्यादा, यानी फ्लक्स भी ज़्यादा। तो हम कह रहे हैं सेकेंडरी कॉइल में से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स, जिसको हमने NS phi-s से रिप्रेजेंट किया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइमरी करंट के, प्राइमरी कॉइल में से गुजरने वाले करंट के। करंट ज़्यादा तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स ज़्यादा, करंट कम तो फ्लक्स कम। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, हम इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। NS phi-s बराबर आ गया MIP के। अब ये M जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी है, और इस M को हम जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं, इंडक्शन नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी। तो M को इधर रहने दें, ये हमने लिखा NS phi-s एक, और ये वाला IP जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाकर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास आ गई NS phi-s ओवर IP के। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ये कांस्टेंट है, ये किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है कॉइल्स के, कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है। दूसरा, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल पे डिपेंड करती है कि किस चीज़ के ऊपर जो है वो ये तार जो है वो लपेटी हुई है। अगर आप इसको इधर देखें तो हम इसको इधर लिख सकते हैं ऐसे, अगर हम इसको इधर लिखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, हम शो कर सकते हैं, ये NS वैसे ही रहने दें और phi-s की जगह पर BA लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय I आ जाएगा। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स। दोनों कॉइल्स के टर्न्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। दोनों कॉइल्स के टर्न्स के ऊपर क्यों डिपेंड कर रही है? कि जितना इसमें टर्न्स ज़्यादा होंगी, इस कॉइल के अंदर जितनी टर्न्स ज़्यादा होंगी, इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज़्यादा होगी। हम ये पहले पढ़ के आए हैं 14 चैप्टर में। जितना नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज़्यादा होंगी उतना इसका भी ज़्यादा होगा। जितना प्राइमरी कॉइल का बी ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी में से ज़्यादा पास करेंगे, इसका फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो
तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये डिपेंड कर रही है म्यूचुअल इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स पे, सिर्फ सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स पे डिपेंड नहीं कर रही, प्राइमरी कॉइल के टर्न्स पे भी डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये जो बी आ रहा है ये प्राइमरी कॉइल से भी आ रहा है। अच्छा, अब नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही दोनों कॉइल्स के, तो उसके साथ एरिया ऑफ द कॉइल्स पे डिपेंड कर रही है, जो दोनों कॉइल्स हैं उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उस पर भी डिपेंड कर रही है। ये वाला जो एरिया है, इस एरिया पे भी जो है वो डिपेंड कर रही है म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसके साथ और किस पे डिपेंड कर रही है, और डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ द कोर मटेरियल के तारें किसके ऊपर लपेटी हुई हैं, और चौथी चीज जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है क्लोजनेस बिटवीन द कॉइल्स। ये कॉइल्स जितनी एक दूसरे के करीब होंगी उतना इस प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी में से ज़्यादा पास करेंगी। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, गौर से सुनेंगे कि ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स पे, दोनों कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है। दूसरा नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, ये जो कोर है जहाँ पे मैं अभी कर्सर चला रहा हूँ इसकी नेचर पे डिपेंड करती है। तीसरा जो है वो एरिया ऑफ द कॉइल्स पे डिपेंड करती है, और चौथा क्लोजनेस पे डिपेंड करती है। पांचवा हम ये भी कहते हैं, बुक में तो नहीं लिखा, ओरिएंटेशन के ये कॉइल्स कैसे पड़ी, इस तरह पड़ी हुई हैं या ऐसे साइड बाय साइड पड़ी हैं, ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर पड़ी हैं, तो इसके ऊपर भी जो है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस प्राइमरी करंट पे डिपेंड नहीं कर रही, तो आंसर है नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? यहाँ पे तो लग रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भाई प्राइमरी करंट जितने टाइम्स बढ़ेगा उतने टाइम्स प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि B का फार्मूला मैं पहले भी लिख चुका हूं, B बराबर है म्यू नॉट एन आई के, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो जितने टाइम्स I बढ़ेगा, प्राइमरी करंट बढ़ेगा, उतने टाइम्स B भी बढ़ जाएगा। I ज्यादा तो B भी ज्यादा, रेशो क्या रहेगी? सेम। अब जो करंट की वजह से B बढ़ रहा है उस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोर मटेरियल के बदलने से, जिस तरह आयरन कोर हमने यूज किया जिसके ऊपर तार लपेटी है, उसके बदलने से B बढ़ेगा तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर ये स्टेप्स जो है वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स पे डिपेंड नहीं कर रही, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के टर्न्स पे डिपेंड कर रही। क्योंकि यहाँ पर तो NS आपने लिखा हुआ है, लेकिन ये जो B यहाँ पर है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल की भी आ रही है। तो प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे भी, क्योंकि स्मॉल n की जगह पर आप n भी लिख सकते हैं, कैपिटल N ओवर L भी लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ द कॉइल्स पे भी डिपेंड कर रही है, और क्लोजनेस ऑफ द कॉइल्स पे भी डिपेंड करती है म्यूचुअल इंडक्टेंस, और ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स पे भी डिपेंड करती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इस करंट पे डिपेंड नहीं करती, ये आपने याद रखना है, क्योंकि जितने टाइम्स I बढ़ाएंगे फ्लक्स उतने टाइम्स बढ़ जाएगा, या जितने टाइम्स I बढ़ाएंगे B उतने टाइम्स बढ़ जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर I डबल तो B भी डबल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? I डबल और B डबल, ये फॉर्मूला है I और B का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो खैर, उसके बाद हमने क्या किया है, ये दोबारा फैराडेज लॉ लिखा, और ये NS को हमने शुरू में उठाकर लिख दिया, ये इधर NS phi S लिख दिया। अब NS phi S की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, MIP, वो लिख दी। ये ES वैसे ही लिखा, इक्वालिटी वैसे ही शो की, ये वाला नेगेटिव का साइन यहाँ पर वैसे ही शो किया, ये डेल भी वैसे ही शो कर दिया, और NS phi S की वैल्यू क्या थी, MIP, वो यहाँ पर लिख दिया MIP डिवाइड बाय डेल्टा T, तो वो हमारे पास आ गया। अब ये हमने, ये M कांस्टेंट है तो डेल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस M में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए इसको आप शुरू में लिख सकते हैं। तो ES बराबर आ गया नेगेटिव M डेल IP ओवर डेल T। ये नेगेटिव साइन जस्ट ये शो कर रहा है कि पैदा होने वाली EMF करंट को चेंज होने से रोक रही है। अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखें, इसकी डायरेक्शन EMF की जो है उसको डिस्कस न करें, तो ये नेगेटिव का साइन नहीं लिखेंगे, हम जस्ट लिखेंगे ES इक्वल्स टू M डेल IP ओवर डेल T। अब ये जो डेल IP ओवर डेल T है, ये वाला, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर दूसरी साइड पे जाकर ES की डिवीजन में चला जाएगा, तो इधर अकेला M बच जाएगा, मैग्नीट्यूड में नेगेटिव नहीं लिखेंगे।
तो m बराबर आ गया ES, ये नोमिनेटर में आ गया, डेल आई पी ओवर डेल टी इसके डिनोमिनेटर में चला गया। देखें ES ओवर डेल आई पी ओवर डेल टी। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन सुनिएगा, द रेशियो बिटवीन एवरेज इंड्यूस EMF इन द सेकेंडरी कॉइल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूँ, द रेशियो बिटवीन एवरेज इंड्यूस EMF इन सेकेंडरी कॉइल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। द रेशियो बिटवीन average induced EMF in the secondary coil to the time rate of change of current in primary coil is called mutual inductance। तो ये रेशियो है जितनी सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज पैदा हुई उसके दरमियान और जितना प्राइमरी कॉइल में टाइम के लिहाज से करंट चेंज हुआ उसके दरमियान। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है, हम इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल H से। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी कब होगी, तो इसको देखते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी तब होगी अगर सेकेंडरी कॉइल के अंदर कितने वोल्ट की EMF पैदा हो जाए, 1 वोल्ट की। और कब पैदा हो, जब प्राइमरी कॉइल में करंट कितना चेंज हो रहा हो, 1 एम्पेयर पर सेकेंड। मैं इसको डेफिनेशन को रिपीट करता हूं, अब गौर से सुनिएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन करंट चेंजेस इन द प्राइमरी कॉइल एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड induces an EMF of 1 volt in the secondary coil। मैं फिर रिपीट करता हूँ, if current changes in the primary coil at the rate of 1 ampere per second induces an EMF of 1 volt in the secondary coil, then mutual inductance is said to be 1 Henry। डायग्राम से मैं शो करता हूँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस को उस वक्त 1 हेनरी कहा जाएगा अगर प्राइमरी कॉइल में करंट कितना चेंज हो, हर सेकंड के अंदर 1 एम्पेयर चेंज हो, और उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर कितनी EMF पैदा हो, 1 वोल्ट की। If current changes at the rate of 1 ampere per second in the primary coil induces an EMF of 1 volt in the secondary coil, then mutual inductance is said to be 1 Henry। अच्छा, अगर ये आ जाए, if current changes at the rate of 5 ampere per second induces an EMF of 10 volt in the secondary coil, then mutual inductance will be, तो कितनी होगी, तो आप जस्ट रेशियो ले लेंगे। यहाँ पर आप जो है 10 वोल्ट लिख देंगे, यहाँ पर 5 एम्पेयर पर सेकंड लिख देंगे। 10 ओवर 5 कितना आ जाएगा, 2 हेनरी आ जाएगा। तो इस सेकंड को अगर आप ऊपर लेके जाएं तो ये बन जाएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। तो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर बराबर किसके होता है, हेनरी के बराबर होता है। तो जोसेफ हेनरी के नाम से है, इसको आप लोग देख लेंगे। तो अगर कोई चीज़ ना समझ आई तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। एक और जहन में रखिएगा, अगर कॉइल ऐसे पड़ी हूँ, परपेंडिकुलर हूँ, जिस तरह ये एक कॉइल पड़ी है फर्ज करें, और दूसरी कॉइल ऐसे पड़ी है उसके साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो 0 होगी। अगर 2 कॉइल्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर पड़ी होंगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अलोंग तो हैं, यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये आउटसाइड द सोलेनॉइड इस जगह पर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। 14 चैप्टर में आपने पढ़ा था ये सोलेनॉइड वाले टॉपिक में। अगर B 0 है तो आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस भी 0 आ जाएगी। तो अगर कॉइल्स एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ी हैं तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 होगी। और इसमें साथ में एक और जहन में भी रखिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है इसका हमने कह दिया, जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल भी म्यूचुअल इंडक्शन है। उसमें भी 2 कॉइल्स होती हैं ऐसे, और बिल्कुल इस तरह भी पड़ी होती हैं। समटाइम हम एक कॉइल को प्राइमरी को नीचे लपेटते हैं, उसके ऊपर सेकेंडरी लपेट देते हैं ज़्यादा फ्लक्स कपलिंग के लिए। तो साइड बाय साइड भी हम शो करते हैं। तो बहरहाल ये म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो फिनोमेना है, ये प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको देखेंगे। अगर कोई ना समझ आए तो क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।